एनसीईआरटी, सीबीएसई, क्लास 10 साइंस और उसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10 में और ये नोट्स हैं। तो इसमें से हम लोग देखते हैं। तो हमने पिछली वीडियो तक क्या किया था, तो हमने पिछली वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 14 तक किया था। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट ले लेते हैं बहुत ही ब्रीफ में, और फिर हम लोग फोकस करेंगे किस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग को ये पता होना बहुत ज़रूरी है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स के बारे में हमें जस्ट अगले चैप्टर में ही पढ़ना है, चैप्टर 3 में। तो मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स हम लोग ध्यान रख सकते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, इस तरह से मेटल्स होते हैं। उसी तरह हम लोग को ध्यान रखना है थोड़ा नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स, इनके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 3 में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो ये क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। उसके बाद हमारे पास एक मेटलॉइड्स भी आता है, पर उसको हम लोग अगले चैप्टर में ही देखेंगे। फिर एक हम लोग को ध्यान रखना है मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होता है, तो यहाँ पर मेटल्स और ऑक्सीजन ये कंबाइन करते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था जो हम लोग को शुरू में ही पढ़ना था, तो वो था मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग एयर में बर्न करते हैं। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैग्नीशियम रिबन, तो ये Mg हो गया, और ऑक्सीजन को O2 लेते हैं और ये MgO हो गया। अब ये बैलेंस नहीं है, बैलेंसी के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 ले लिया, और यहाँ पर 2 Mg, तो यहाँ 2 ले लिया। तो ये जो आपका होता है वो आपका होता है मेटेलिक ऑक्साइड, है ना, मेटल जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग कुछ नाम याद रख सकते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कॉपर ऑक्साइड या कॉपर 2 ऑक्साइड होता है, क्योंकि कॉपर +1 +2 दोनों शो करता है। कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग याद रख सकते हैं, लेड ऑक्साइड हम लोग याद रख सकते हैं। उसी तरह नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के संग कंबाइन करके ऑक्साइड बनाते हैं। उसके एग्जांपल जैसे हमारे पास हो गए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसे उसके एग्जांपल्स हो गए। एक और क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में, और शायद 2025 में आया है, हम लोग देखेंगे। एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते क्या हैं, जो एसिड्स और बेसिस दोनों के संग रिएक्ट करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये बेस की तरह काम करते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, है ना। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, ये किसके संग रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं क्योंकि ये एसिडिक in नेचर होते हैं तो बेस के संग रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एसिडिक होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक। तो ये बेस के संग रिएक्ट करते हैं, ये बेसिक होते हैं, एसिड के संग रिएक्ट करते हैं। कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिड बेस दोनों के संग रिएक्ट करते हैं, उनमें एसिडिक कैरेक्टर भी होता है नॉन मेटेलिक की तरह, और बेसिक कैरेक्टर भी होता है मेटेलिक ऑक्साइड्स की तरह। उनको हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। इनके बारे में बहुत डिटेल में हमें नहीं जानना है, इनके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग अगले चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो इसमें 2 मेन एग्जांपल्स हमारे पास होते हैं, जैसे हमारे पास हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो गए हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। तो अब हम लोग कुछ पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। तो क्या हुआ कि हमने एक मेटेलिक ऑक्साइड लिया, और मेटेलिक ऑक्साइड को जब हमने बेस से एसिड से रिएक्ट करा है ना, मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट कराया, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए एक मेटेलिक ऑक्साइड है। अब मेटेलिक ऑक्साइड को हमने रिएक्ट करवाया एसिड से। कई बार इसमें कंफ्यूजन होती है एसिड या बेस, है ना। तो ऐसे करके मेटेलिक ऑक्साइड को जब हमने एसिड से रिएक्ट कराया तो हमें पता चला कि सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन। अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, अलग अलग साइंस के डोमेन्स हो, ठीक है, उनमें कंपेयरिंग बहुत की जाती है। जैसे चैप्टर 1 में भी क्वेश्चंस आए थे, जैसे बैलेंसिंग था, पी क्यू आर एस था, तो हमें बैलेंस करके देखना था पी कितना है, क्यू कितना है, 1 2 या 3, आर कितना है, ऐसे करके। तो हम लोग कंपेयर करते हैं।
ऐसा रिएक्शन हमने देखा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वहां भी एसिड होता था और सॉल्ट और वाटर बनता था, लेकिन वहां पर बेस होता था मेटलिक ऑक्साइड की जगह। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे लिख देता हूँ बेस, और फिर पूरा रिएक्शन वैसे ही है, बेस प्लस एसिड या एसिड प्लस बेस, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्ट प्लस वाटर। अब अगर हम लोग कंपेयर करें तो देखिए एसिड एसिड, ये एरो, ये सॉल्ट और ये वाटर, बस ये थोड़े अलग हैं। तो अगर हम लोग कंपेयर करके देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मेटलिक ऑक्साइड है ये बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि बेस प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर होता है, ये बेस की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए मेटलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, ये बेस की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, अब हम लोग ठीक इसी तरह आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अब नॉन मेटलिक ऑक्साइड। तो ये हमारे पास मेटलिक ऑक्साइड था, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया नॉन मेटलिक ऑक्साइड। नॉन मेटलिक ऑक्साइड में हम लोग जैसे ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे करके और भी नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा बेस। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड को जब बेस के संग हमने रिएक्ट करके देखा तो फिर से हमें पता चला सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया सॉल्ट और यहाँ पर हमारे पास हो गया वाटर। तो फिर से जब हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से इसको कंपेयर किया जैसे हमने इसको किया था, तो यहाँ पर बस एसिड आ जाएगा और बेस गिव सॉल्ट और वाटर, ये तो बिल्कुल पहले जैसे ही है। ठीक है, ऐसा ही है। तो बेस की जगह हम लोग बेस लिख सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, और वो हमें क्या देता है, तो वो हमें सॉल्ट प्लस वाटर देता है। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इसकी जगह क्या था, एसिड था। अब अगर हम लोग दोबारा इसको कंपेयर करें तो कंपेयर करने पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड ये एसिड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि दोनों ही सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह, और इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे अगर हम लोग मेटलिक ऑक्साइड में सोडियम ले लें, सोडियम का ऑक्साइड Na2O, ठीक है, और एसिड में हम लोग HCl ले लें, तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा NaCl और हमें वाटर मिल जाएगा। अब देखिए बैलेंस कर देंगे, 2Na है तो 2Na, 2 फिर Cl हो गया तो 2Cl और 2H, वहाँ H2 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हमने नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स को देखा, इसके नोट्स हैं, इसको हम लोग लास्ट में देख लेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक है, आप एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, इसकी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, ये सब जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, अब डायरेक्ट ये पिक्चर जो है डायग्राम दे दिया जाता है, ठीक है, और उसके बारे में कुछ कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब इसलिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास है रिएक्शन हो गया। अब रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स, तो ये भी एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। तो मैं थोड़ा पहले पीछे से पढ़ाया था, फिर अब आगे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अलग अलग मैं कर रहा हूँ, आप इसको सीरियल वाइज पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास अगला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स। मेटल्स हमने देखा जैसे आयरन, कॉपर, सोडियम, ठीक है, और भी एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब मेटल्स होते हैं। तो अब मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड और बेसिस के साथ, उसको हम लोग को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले याद रखना है कि जब मेटल्स होते हैं वो एसिड या बेस के संग रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। दो गैसेस के बारे में हमें ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर में, एक हाइड्रोजन H2 और एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2। उसका टेस्ट भी होता है, जैसे हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ बर्न करता है और CO2 में जो लाइम वाटर होता है मिल्की हो जाता है। वैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ कुछ आए हुए हैं, पर अभी हम लोग ब्रीफ में स्टडी करते हैं। तो हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक एसिड ले लेते हैं, और यहाँ पर मतलब एसिड नाम ले लिए, कोई भी हो सकता है, और यहाँ पर हम लोग मेटल्स ले लेते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या होगा, वीक एसिड के साथ क्या होगा, या फिर जो मेटल्स हैं उसमें जो हाईली रिएक्टिव होंगे और कम रिएक्टिव होंगे तो क्या होगा, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो अभी हम बहुत ही बेसिक में जा रहे हैं।
और एसिड प्लस मेटल्स, जब भी मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं, इवॉल्व करना मतलब निकालते हैं, ठीक है। और एक सॉल्ट का हमारे पास फॉर्मेशन होता है। तो सॉल्ट प्लस H2 गैस है ना, कई बार ऐसे भी दिया जाता है, मतलब वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो H2 गैस रिलीज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है क्वेश्चंस में, हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे जिंक प्लस HCl गिव्स ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस H2, ठीक है। उसी प्रकार अब सारे एसिड रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे करते हैं, लेकिन जो कम रिएक्टिव एसिड्स होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग को, ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है, अगले चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज। तो उसमें जो नीचे के एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम, सिल्वर, ये सब, तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास बेस है, तो बेस प्लस मेटल। तो जब हमने बेस को मेटल में डाला, बेस प्लस मेटल्स, तो जो बेस प्लस मेटल्स होता है उसमें भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। अब जो ज्यादातर मेटल्स होते हैं वो बेस के संग रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये जो रिएक्शन वो ज्यादातर मेटल्स नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान रखना है, जिंक मेटल के बारे में एक एग्जांपल दिया हुआ है जो देता है, और ये जो फॉर्मेशन करता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है बैलेंसिंग का, ये प्रीवियस है 2025 या 24 में पूछा गया कि जब जिंक बेस से रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनता है सोडियम जिंकेट, तो आपको पूरा रिएक्शन लिखना है, या पूछा जा सकता है कौन सा सॉल्ट बनता है। तो एक बार इस रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जिंक मेटल है, तो पहले मैं जिंक ले रहा हूँ सॉलिड में, ठीक है, प्लस हमारे पास बेस है NaOH ले लेते हैं एक्वस। तो ये फॉर्मेशन करता है सॉल्ट का जिसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। अब ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, 11th में और भी ज़्यादा आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। पर अभी हम लोग को ये सब कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था क्विक लाइम, स्लेक लाइम हमने पढ़ा था, और भी कुछ कुछ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिंक और कॉस्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बनाता है सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट होता है Na2ZnO2, और सोडियम जिंकेट के साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सोडियम जिंकेट, और आप ध्यान रख सकते हैं सॉलिड में बनता है S, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन हो गया, और इसको अगर हम लोग बैलेंस करें तो यहाँ पर देखिए 2Na है, तो यहाँ पर भी 2Na आ जाएगा, 2Na, तो 2Na हो गया, एक Zn हो गया, O2 तो 2O, और H2 तो 2H, हाँ ये हमारा बैलेंस हो गया है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं। एक बार हम लोग पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे हमने मेटल्स के बारे में कुछ कुछ जाना है ना, एग्जांपल्स कुछ देखे, नॉन मेटल्स देखे, मेटलिक ऑक्साइड्स देखे, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स देखे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स देखे। उसी प्रकार हम लोग एक बार देखते हैं कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा मेटल कार्बोनेट्स, और उसी प्रकार हमारे पास है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। इन सब के नोट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये हम लोग लास्ट में मैं शेयर कर दूंगा, है ना, PDF में जैसे हम लोग करते हैं। तो एक बार आप यहाँ देख लीजिए कि जो मेटल कार्बोनेट्स, कार्बोनेट होता है CO3 2- और फिर वो फॉर्मेशन करता है कंपाउंड का। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होता है HCO3-, इसको बाई कार्बोनेट भी कहते हैं हम लोग। तो इसके कुछ एग्जांपल जैसे सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम हो गया Na कार्बोनेट, CO3 तो 2 इधर आएगा, 1 लिखते नहीं है तो Na2CO3। उसी तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट होता है HCO3-, तो सोडियम बाई कार्बोनेट, तो Na वैलेंसी 1, HCO3 का भी 1 होता है, तो ये NaHCO3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3, इसका तो वैलेंसी 1 होता है, इसका 2 होता है, तो यहाँ पर होल ट्वाइस आ जाएगा। तो ये सब हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब हमारा अगला टॉपिक है
रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड्स। ठीक है, तो जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं और जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट्स होते हैं, वो एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ एसिड्स के साथ जानना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले एक इक्वेशन लिख देते हैं कि हमारे पास जो मेटल कार्बोनेट्स है या फिर जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये जब एसिड के संग रिएक्ट करते हैं, तो जब ये एसिड्स के संग रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, और यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब एसिड बेसिस मेटल के संग रिएक्ट करते हैं तो कौन सा गैस रिलीज होता है, तो हाइड्रोजन। उसी तरह मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं एसिड या बेसिस के संग तो कौन सा गैस फॉर्मेशन होता है, मतलब एसिड के साथ, बेसिस के साथ नहीं, अभी हम लोग एसिड के साथ पढ़ना है। तो जब मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड के संग रिएक्ट करते हैं तो कौन सा गैस फॉर्मेशन होता है, CO2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अभी जितना एनसीईआरटी में हम लोग उसी को बेस बना के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो CO2 का रिलीज होता है। अब क्या होता है, CO2 लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है। ठीक है, तो ये टेस्ट होता है क्योंकि गैस जब निकलती है तो टेस्ट करना पड़ता है कौन सा गैस है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है वो कौन सा गैस है। तो अलग अलग तरह से हमें पता लगाना पड़ता है, उसके स्मेल से या फिर उसके कोई रिएक्शन से या फिर अलग तरह से उसको हमें पता करना होता है कौन सा गैस है, कौन सा कंपाउंड है। इसके बारे में 11th में हमें थोड़ा सा पढ़ना है कि कैसे अलग अलग कंपाउंड्स को, एलिमेंट्स को हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरा हो गया है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 21 तक करेंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक बचेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैल्शियम मतलब सोडियम क्लोराइड से कैसे मैन्युफैक्चर होता है अलग अलग कंपाउंड, जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक है, और हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर और कॉस्टिक सोडा या NaOH। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगली क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी, है ना, थ्योरी वगैरह की और थोड़े क्वेश्चंस की। और उसके बाद जो भी क्लासेस होंगे उनमें हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हम लोग इस क्लास में थ्योरी इतनी ही रखते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 14 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है अ मेटल एक्स। तो यहाँ पर X नाम का एक मेटल है। अब कुछ भी हो सकता है, आयरन हो सकता है, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, पता नहीं, बस X एक वेरिएबल लिया गया है। ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिबरेट्स अ गैस G। तो इसको जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किए तो एक गैस निकला जिसका नाम था G। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, बाकी मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। liberates a gas G. It also liberates the same gas G on treatment with dilute sulfuric acid. It also, it मतलब ये metal, also liberates the same gas G when treated with dilute sulfuric acid. तो यही metal जो X है उसको जब हम लोग dilute सल्फ्यूरिक एसिड के संग रिएक्ट करते हैं तो ये फिर से गैस G को फॉर्म करता है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर X एंड G आर रेस्पेक्टिवली। देखिए रेस्पेक्टिवली है मतलब पहले X क्या होगा फिर G। तो आप देखिए ये मेटल है, ठीक है, और मेटल एसिड और बेस दोनों के संग रिएक्ट कर रहा है तो जो गैस निकलता है वो तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो G तो हम लोग समझ जाएंगे क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर A और B चला जाएगा। A और B में ऑप्शन था सल्फर डाइऑक्साइड। अब बचा जिंक और कॉपर। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो है बेस के संग रिएक्शन, ये वाला बेस के संग रिएक्शन, ये बेस के संग रिएक्शन ज्यादातर मेटल्स नहीं करते हैं। ठीक है, ज्यादातर मेटल्स बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कौन सा मेटल है जो दोनों से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार जिंक है वो मेटल जो दोनों से रिएक्ट करता है, बेस से भी और एसिड से भी। तो हमारा आंसर हो जाएगा जिंक प्लस हाइड्रोजन। तो वो मेटल जिंक है और जो गैस रिलीज हो रहा है वो हाइड्रोजन है।
तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 पूरा होता है। 2025 का क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि 2024 में आया हुआ है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? When 2 ml of sodium hydroxide solution is added to few pieces of granulated zinc in a test tube, तो एक टेस्ट ट्यूब में ग्रेनुलेटेड जिंक है, मतलब जिंक है सॉलिड, है ना, सॉलिड स्टेट में। और when 2 ml of sodium hydroxide solution, मतलब NaOH solution, मतलब एक्वस, तो ये ऐड किया हुआ है और ये 2 ml है। ठीक है, इसका जो कैलकुलेशंस होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस या फिर मोल के टर्म्स में जो कैलकुलेशंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्लास 11th में पढ़ना है, कितना रिएक्ट करेंगे तो कितना बनेगा नहीं बनेगा, 11th का वो टॉपिक है। अभी हम लोग बस बेसिक में आगे बढ़ते हैं। तो 2 ml 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने जिंक ग्रेन्यूल्स, उसके जिंक टुकड़ों में डाला, एंड देन वार्म, और थोड़ा सा हीट दी, क्योंकि जनरली हीट थोड़ा सा देना पड़ता है रिएक्शन को स्टार्ट करने में ना, जनरली ये होता है। इन अ टेस्ट ट्यूब एंड देन वार्म द रिएक्शन दैट अकर्स, अब जो रिएक्शन हुआ वो रिएक्शन आपको बताना है, और ये रिएक्शन यहाँ इंपॉर्टेंट है। हमने देखा भी था कि यहाँ पर लिखा भी एनसीईआरटी में Zn प्लस NaOH सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन, लेकिन इसमें क्या है कि हमें पूछा नहीं है क्या बनेगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन हमसे पूछा नहीं है क्या बनेगा, ना ही लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, जैसे एक क्वेश्चन आया था कि जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम जिंकेट, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए था, वहां पर इंग्लिश में वर्ड्स में लिखे थे। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है और यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी और डी, पूरा रिएक्शन लिखा हुआ है और बताना है विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब कौन सा बैलेंस्ड है। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है एक बार, CH4 का बर्निंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन था। जब नेचुरल गैस CH4 बर्न होता था तो 4 ऑप्शन थे, तो हमें ये भी बताना था हीट निकलता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, पर यहाँ पर ऐसा कोई हीट का नहीं है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का दिया हुआ है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 NaOH प्लस Zn गिव सोडियम जिंकेट, तो Na2 ZnO2। आप ऐसे भी देख सकते हैं, Zn का 2 होता है, ऑक्सीजन का -2, तो -4 + 2 -2, और फिर ये -2 जिंकेट का फिर हो गया -2, तो नीचे आया तो 1। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है सोडियम जिंकेट, आपको ध्यान होना चाहिए इसका फॉर्मूला, Na2 ZnO2, और यहाँ पर प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। ये सॉलिड होता है, ये एक्वस होता है, ये सॉलिड होता है, ये गैस होता है। बस यहाँ पर फिजिकल स्टेट दिया नहीं है, तो बस आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर 2 Na है, यहाँ पर 2 Na है, यहाँ पर एक Zn है, एक Zn है, और यहाँ पर 2 1s are 2, 2 O है, तो यहाँ भी 2 O है, और 2 1s are 2, और यहाँ पर 2 H है, यहाँ पर 2 H है। बस बैलेंस करके देख लेना। बाकी जो ऑप्शन A C D है वो पूरी तरह बैलेंस नहीं होंगे, या तो इधर ज्यादा होगा या इधर ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर, और ये क्वेश्चन 2024 में भी आया और साथ में 2024 के कंपार्टमेंट एग्जाम में भी आया हुआ है 1 मार्क में। क्वेश्चन है ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर, तो जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है Al2O3 और जिंक का जो ऑक्साइड बनता है ZnO, वो कैसे ऑक्साइड है, मतलब उनका नेचर क्या है। ऑप्शन ए एसिडिक है, ऑप्शन बी बेसिक है, ऑप्शन सी एम्फोटेरिक है, या ऑप्शन डी न्यूट्रल है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक है। हमने देखा था ये एसिड के संग रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी। एसिड के संग रिएक्ट करते हैं तो इनका बेसिक नेचर भी होता है, और बेस के संग रिएक्ट करते हैं तो इनका एसिडिक नेचर भी होता है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है। 2 एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, और ये हमारा असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन रीजन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग असर्शन देखें तो हमारे पास असर्शन क्या दिया हुआ है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल शो बेसिक कैरेक्टर। तो जो हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स होते हैं इनका बेसिक कैरेक्टर होता है, मतलब अगर हम लोग देखें तो बोला गया है जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। हम लोग को पता है ये सही है, क्योंकि जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड के संग रिएक्ट करते हैं और वो बेसिक इन नेचर होते हैं। अब अगर हम लोग रीजन देखें तो हमारे पास रीजन में क्या दिया हुआ है, तो रीजन में हमारे पास दिया हुआ है कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉरी,
तो जो हमारे पास ऑक्साइड ऑफ मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ और वो फॉर्म क्या करते हैं, तो सॉल्ट प्लस वाटर का वो फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स प्लस एसिड, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसे हमने कंपेयर किया था, इसलिए किसकी तरह काम करते हैं, बेस की तरह, और बेसिक नेचर होता है। तो ये कनेक्ट हो रहे हैं, तो ए भी सही है और ये आर भी सही है, और आर ए को कनेक्ट भी कर रहा है। तो इसीलिए 4 ही ऑप्शन होते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, 4 ही ऑप्शन होते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है द एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टोमक ड्यूरिंग डाइजेशन। अब देखिए किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो जो लाइफ प्रोसेसेस है चैप्टर 5, मतलब ये उस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है पर उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। हमने लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा था चैप्टर नंबर 5, और उसमें हमें पता है कि जो हमारा स्टोमक होता है उससे एसिड HCl निकलता है, ठीक है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया द एसिड प्रोड्यूस्ड इन अवर स्टोमक ड्यूरिंग डाइजेशन, तो डाइजेशन के समय कौन सा एसिड निकलता है, तो HCl निकलता है। फिर आगे है एंड द बेस यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। अब अगर ज़्यादा एसिड निकला तो हम लोग एक बेस लेते हैं ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए, क्योंकि बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। एंड द बेस यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड ड्यूरिंग इनडाइजेशन, तो इनडाइजेशन हो जाता है जब ज़्यादा एसिड निकल जाता है। रेस्पेक्टिवली आर, तो वो एसिड और बेस का नाम बताना है, उस एसिड का नाम बताना है जो हमारी स्टोमक में होता है, और अगर ज़्यादा एसिड निकल जाता है तो इनडाइजेशन हो जाता है, तो हम लोग बेस लेते हैं। तो वो कौन सा बेस हम लोग लेते हैं ऑप्शन के अनुसार, रेस्पेक्टिवली है तो मतलब पहले एसिड, तो एसिड तो हो जाएगा HCl, तो ऑप्शन नंबर ए और बी हो सकता है, सी और डी तो हट गया। अब कौन सा हम लोग बेस लेते हैं, तो MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, कौन सा लेते हैं, NCERT में डायरेक्ट लिखा हुआ है MgOH होल ट्वाइस, है ना। तो ये NCERT में दिया हुआ है कि हम लोग MgOH होल ट्वाइस का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। pH इन अवर डाइजेशन सिस्टम, ठीक है, जो आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, उसमें एक है pH इन अवर डाइजेशन सिस्टम, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी पूछे गए। pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ, देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म था, तो वो भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद जो एंट स्टिंग और बीटल नीटल स्टिंग में जो एसिड होता है वो भी अभी देखेंगे, वो भी क्वेश्चन है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम लोग बेस लेते हैं उसको हम लोग एंटासिड भी कहते हैं, और एंटासिड में क्या होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसे कहते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो एसिड हमारे पास होता है वो एसिड क्या होता है, HCl, और बेस हो जाता है, अच्छे से लिखेंगे हम लोग बोर्ड में, है ना, और बेस हमारे पास हो जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। 2024 में 1 मार्क का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है, द सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ एनिमल इज, तो जो टूथ एनिमल होता है उसमें हमने देखा था कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी होता है, पूरी बॉडी में सबसे हार्ड सब्सटेंस ये टूथ एनिमल होता है, जो बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से, और ये एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन हमारे पास है, और ये क्वेश्चन 2024 में पिछले साल 1 मार्क का पूछा गया था। क्वेश्चन है द सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ एनिमल इज, तो टूथ एनिमल में कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी सोडियम फॉस्फेट, या फिर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट होता है और उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, तो दोनों आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। अगर हम फॉर्मूला देखें तो PO4 होल ट्वाइस, ठीक है, तो ये हमारा कैल्शियम फॉस्फेट हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है एन aqueous solution of sodium chloride prepared in distilled water,
An aqueous solution of sodium chloride is prepared in distilled water. The pH of the solution is. तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl है और डिस्टिल मतलब एक्वस है, ये इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया, पर यहाँ जो पानी है वो क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर हमारे पास है, तो पूछा गया है pH ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमारे पास pH क्या होगा, ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन में है 6, 8, 7 या 3, तो 20-24 1 मार्क। अब ये जो हम लोग पहले देखते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है HCl और NaOH से, तो इसका pH 7 होगा। लेकिन यहाँ पर डिस्टिल वाटर है, तो डिस्टिल वाटर पहले समझ लेते हैं क्या होता है। तो डिस्टिल वाटर में कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं रहती है, मतलब बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ वाटर रहता है, बहुत ही प्योर। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, ठीक है, जो इसको हल्का सा एसिडिक या हल्का सा बेसिक कर दे। तो इसमें होता है क्या कि पानी को पहले पूरा भाप बना दिया जाता है, स्टीम, फिर उसको अलग कंटेनर में ले जाके उसको कंडेंस करते हैं, तो फिर वो पानी बन जाता है। तो उसके कारण जो होता है वो डिस्टिल वाटर होता है, बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है। और ये जब प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है तो यहाँ पर जो NaCl इसमें बनेगा तो pH आपका 7 आएगा, है ना, न्यूट्रल बनेगा पूरा, क्योंकि इसमें कोई भी फिर इम्प्योरिटी नहीं होगी जो हल्का सा एसिडिक या बेसिक करे। तो इसका आंसर हो जाएगा pH इक्वल टू 7। 20-24 1 मार्क का क्वेश्चन। तो डिस्टिल वाटर इज वेरी प्योर फॉर्म ऑफ वाटर एंड द इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 आपका फिर से इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ में। तो यहाँ पर आपका एक चार्ट दिया हुआ है, ये ग्रीन रंग का, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चार्ट्स हैं, रिएक्शन से फॉर्मूलाज है, इनको आप अलग कॉपी में एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज और उनमें कौन कौन सा एसिड होता है, आपको ध्यान होगा पिछली वीडियो में एक जूस ऑफ टेमेरिंड, उसमें कौन सा एसिड होता है, केमिकल कंपाउंड होता है, तो इसमें दिया हुआ है टेमेरिंड में टार्ट्रिक एसिड होता है, तो वो भी इसी से रिलेटेड था। उसी से हमारे पास एक क्वेश्चन और है, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, और वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द एसिड प्रेजेंट इन नीटल स्टिंग इज। तो जो नीटल स्टिंग होता है, जो डंक होता है नीटल का, ठीक है, एंट स्टिंग में भी, उसमें कौन सा एसिड होता है, ठीक है, तो उसमें हमारा मिथेनोइक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड। तो चाहे वो एंट स्टिंग हो या फिर नीटल स्टिंग हो, उसमें कौन सा एसिड होता है, तो उसमें मिथेनोइक एसिड हमारा प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है नेचुरल रिसोर्सेज और उनमें एसिड, जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है, टेमेरिंड में टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, जो सावर मिल्क होता है या कर्ड होता है दही, उसमें लैक्टिक एसिड, ऐसे करके लिखा हुआ है, तो वो मैंने यहाँ भी नोट डाउन कर दिया। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अब हमारे पास एक वीडियो और है, अगली वीडियो। उस अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं कॉमन सॉल्ट से, उसको हम लोग देखेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। और उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक आता है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो क्या होता है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग क्लास 10 साइंस में आगे बढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास ये वीडियो है, इसमें देखते हैं। ये कुछ मेटल्स होते हैं, ये नॉन मेटल्स होते हैं, ये मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। उसके बाद ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर को शो करते हैं, मतलब एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। तो मेटलिक ऑक्साइड जब एसिड के संग रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग यहाँ बेस भी लिख सकते हैं, और जब हम लोग कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये सिमिलर है, तो कंपेयर करेंगे तो मेटलिक ऑक्साइड बेस की तरह काम करता है। तो मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, या मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स, वो बेसिक होते हैं, एक एग्जांपल है। उसके बाद नॉन मेटलिक ऑक्साइड को जब बेस के संग रिएक्ट करते हैं तो वो भी सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पर एसिड भी हो सकता है। तो कंपेयर करेंगे तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स की तरह वो काम करते हैं, एसिड की तरह, एसिड के सिमिलर वो काम करते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स। तो एसिड और मेटल जब रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट हाइड्रोजन गैस बनता है। और इसमें जो कुछ मेटल्स होते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे नीचे होते हैं, हम लोग को 3rd चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज़ भी पढ़ना है,
तो उसमें वो लोग रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड्स के साथ। मेटल्स बेस के संग रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर मेटल्स बेस के संग रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मोस्ट मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। फिर जैसे क्वेश्चन आया था एक जिंक होता है जो दोनों के संग रिएक्ट करता है, तो हमें ध्यान रखना है। ये मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, कुछ एग्जांपल्स ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को बाइकार्बोनेट्स भी कहते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड्स, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो वो जब एसिड संग रिएक्ट करते हैं तो फिर सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये हो गया मेटल कार्बोनेट, ये हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, अच्छे से आप लैंग्वेज को रीड करिएगा, इसको आप खुद भी एक बार समझिएगा, कुछ छोटी छोटी इक्वेशन या फिर इंफॉर्मेशन बना के लैंग्वेज से आप इसको देखिएगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 16, ये सब क्वेश्चन में आप देखिएगा। इसमें बस हमें बैलेंस करना था। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर O एक बार है और यहाँ पर O दो बार है, तो बैलेंस नहीं है। C को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 2Na है और यहाँ पर Na एक ही बार है, तो ये भी नहीं होगा। और उसी तरह यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक बार Zn, एक बार Zn, और हमारे पास O कितना बार है, 2 और 1 3 बार, पर यहाँ पर सिर्फ 2 बार O है रिएक्टेंट साइड में LHS में, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी बैलेंस है, बस बैलेंसिंग देखना था हमें, बाकी रिएक्शन तो दिया हुआ था। उसके बाद ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये सब का आप ध्यान रखिएगा। एसेशन रीजन में ध्यान रखिएगा, 4 ही ऑप्शन होते हैं, तो मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, डायरेक्ट आंसर लिख दिया ए। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 होता है, 2024 में ही आया था, ये सभी 2024, और ये कंपार्टमेंट में भी आया था 2024 के, और 2024 ये 2025 में आया था। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ये द सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ एनिमल, तो वो एक्चुअली अगर हम लोग नाम देखें तो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, पर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कैल्शियम फॉस्फेट का ही, और यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट ऑप्शन दिया है, तो हम लोग ए के साथ जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास पीएच डिस्टिल वाटर वेरी प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर दिया जाता है, तो पीएच हमारे पास 7 होता है। द एसिड प्रेजेंट इन नीटल स्टिंग, तो एंट स्टिंग या नीटल स्टिंग, इसमें जो एसिड प्रेजेंट होता है वो हमारा मिथेनोइक एसिड होता है। 2024 कंपार्टमेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक बार आप ये देख लीजिएगा, एनसीईआरटी का ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और इसको आप ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चन जैसे यहाँ नीटल स्टिंग है, मिथेनोइक एसिड, फिर टैमेरिन जो आया था पिछले वीडियो में हमने देखा था टार्ट्रिक एसिड होता है उसमें। और अब हम लोग अगली वीडियो में अपना आखिरी एक टॉपिक करेंगे, और उसके बाद फिर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, उससे अगली वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करेंगे। तो एक वीडियो और हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग ब्रीफ में देख लेंगे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग केमिकल्स फ्रॉम केमिकल सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, और धीरे धीरे क्लास 10 CBSE साइंस में आगे बढ़ेंगे।